हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में सभी विषयों से काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ए ऑप्शन है यकृत, बी ऑप्शन है फेफड़ा, सी ऑप्शन है त्वचा, डी ऑप्शन है धमनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, इसे आपको याद रखना है। और सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो त्वचा है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। ए ऑप्शन है सिपाही, बी ऑप्शन है किसान, सी ऑप्शन है जमींदार, डी ऑप्शन है नाविक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सा है। ए ऑप्शन है करमवीर कथा, बी ऑप्शन है आलस कथा, सी ऑप्शन है भीखन टोला, डी ऑप्शन है नील टोला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है। तो करमवीर कथा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आवर्त, बी ऑप्शन है समूह, सी ऑप्शन है कोष, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। तो क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो आवर्तों की संख्या 7 होती है, इसे आपको याद रखना है। और वर्गों या समूहों की संख्या कितनी होती है। तो 18 होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि 2 साइन 38 डिग्री बट्टा कॉस 52 डिग्री का मान निकाले। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे 2 साइन 38 डिग्री और बट्टा यहाँ पे कॉस 52 डिग्री का मान निकालना है। तो इसका मान कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे 38 डिग्री का मान नहीं होता है और यहाँ पे 52 डिग्री का मान नहीं होता है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऊपर वाले को चेंज करते हैं। 2 है तो 2, साइन है तो साइन। और यहाँ पे देखिए 38 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे। तो 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख देंगे। 90 डिग्री में से 52 डिग्री घटा लेंगे तो 38 डिग्री ही बचेगा। और बट्टा के नीचे यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, इसको वैसे ही छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 और यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। तो ये होता है कॉस थीटा। और थीटा के जगह पे कितना है 52 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे 52 डिग्री। और बट्टा के नीचे भी क्या है कॉस 52 डिग्री है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉस 52 डिग्री से कॉस 52 डिग्री कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उड़ीसा में, सी ऑप्शन है केरल में, डी ऑप्शन है पंजाब में। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है लौह, डी ऑप्शन है जिंक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो रक्त में लौह तत्व पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त लाल किसके कारण से दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है। और लाल रक्त का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो 120 दिनों का होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि शरीर का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन है पीत, बी ऑप्शन है यूरिया, सी ऑप्शन है लार, डी ऑप्शन है पेप्सिन्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, तो शरीर का उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शरीर का उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो वृक्क है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ए ऑप्शन है मुखिया, बी ऑप्शन है सचिव, सी ऑप्शन है सरपंच, डी ऑप्शन है समिति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सरपंच का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और मुखिया का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान निकाले। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। tan थीटा बराबर √3 दिया है, तो इस थीटा का मान आपको निकालना है। तो थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो यहां से आपको tan को हटाना पड़ेगा। और ये tan कैसे हटेगा, तो बराबर के इधर भी एक tan रहता, तो tan से tan कट जाता। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि tan कितने डिग्री का मान यहाँ पे √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। तो √3 के जगह पे हम tan 60 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पे देखिए tan थीटा है, तो tan थीटा बराबर है, तो बराबर, और √3 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे tan 60 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पे देखिए tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। थीटा का मान कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण है। ए ऑप्शन है वनोन्मूलन, बी ऑप्शन है अति पशुचरण, सी ऑप्शन है अधिक सिंचाई, डी ऑप्शन है गहन खेती। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि पक्षी अपने घर कब लौटता है। ए ऑप्शन है शाम को, बी ऑप्शन है रात को, सी ऑप्शन है सुबह, डी ऑप्शन है दोपहर को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पक्षी अपने घर कब लौटता है, तो पक्षी अपने घर शाम को लौटता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है क्लोरीन, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि tan थीटा किसके बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि tan थीटा किसके बराबर होता है, तो tan थीटा cot 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15
नंबर 15 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति का सुकुमार किस कवि को कहा जाता है? ए ऑप्शन है निराला को, बी ऑप्शन है भारतेंदु को, सी ऑप्शन है जयशंकर को, डी ऑप्शन है पंत को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृति का सुकुमार किस कवि को कहा जाता है, तो पंत जी को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है कूलम्ब, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है एम्पियर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि किस गैस के कारण अम्लीय वर्षा होता है? ए ऑप्शन है CO2, बी ऑप्शन है SO2, सी ऑप्शन है CO, डी ऑप्शन है Cl। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस गैस के कारण अम्लीय वर्षा होता है, तो SO2 के कारण अम्लीय वर्षा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और SO2 का नाम क्या होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है? ए ऑप्शन है बैरोमीटर से, बी ऑप्शन है मैनोमीटर से, सी ऑप्शन है स्फाइग्नोमीटर से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है, तो स्फाइग्नोमीटर की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं तो अम्लीय होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, बी ऑप्शन है किरण पुंज, सी ऑप्शन है प्रदीप्त, डी ऑप्शन है प्रकीर्णन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि AP 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट का सातवां पद ज्ञात करें। यहाँ पे जो ये AP दिया है इसका सातवां पद निकालना है। तो सातवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो A + 6D होता है। तो यहाँ पे आपको A का मान रखना है, यहाँ पे आपको D का मान रखना है। तो A क्या होता है, तो प्रथम पद होता है। तो AP का प्रथम पद यानी पहला पद कितना है, 5 है। तो A का मान यहाँ पे 5 है तो 5 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6। अब यहाँ पे आपको D का मान रखना पड़ेगा। तो D क्या होता है, सार्वअंतर होता है। और सार्वअंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद 7 है, इसमें से पहला पद 5 घटा लेंगे, तो 7 में से 5 घटेगा, 2 बचेगा, यानी D का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखिए 5 है तो 5, प्लस है तो प्लस, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी सातवां पद कितना निकल गया, इसे जोड़ लीजिए, 12 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी सातवां पद कितना निकल गया, 17 निकल गया। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि धूप में, बारिश में, गर्मी में कौन चौकन्ना रहता है? ए ऑप्शन है गांव के पहरेदार, बी ऑप्शन है बूढ़े अभिभावक, सी ऑप्शन है द्वार पर खड़ा बूढ़ा वृक्ष, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धूप में, बारिश में, गर्मी में कौन चौकन्ना रहता है, तो द्वार पर खड़ा बूढ़ा वृक्ष हमेशा चौकन्ना रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है पूर्णिया में, बी ऑप्शन है सिवान में, सी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में, डी ऑप्शन है चंपारण में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है,
तो मुजफ्फरपुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। ए ऑप्शन है विवेकानंद, बी ऑप्शन है दयानंद, सी ऑप्शन है रामकृष्ण, डी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे हुआ, तो आर्य समाज का स्थापना मुंबई में हुआ। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है यूनान में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है नेपाल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो भारत में बार बार जन्म लेना चाहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि फॉर्मिक अम्ल का AUPAC नाम क्या है। ए ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, बी ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, सी ऑप्शन है प्रोपेनोइक अम्ल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फॉर्मिक अम्ल का AUPAC नाम क्या है। तो मेथेनोइक अम्ल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो चींटियों में पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा पद और 12वां पद 13 और 25 है तो सार्व अंतर ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे किसी एपी का छठा पद कितना दिया है, 13 दिया है। और यहाँ पे 12वां पद कितना दिया है, 25 दिया है। तो बोल रहा है कि सार्व अंतर ज्ञात करें, यानी आपको डी का मान निकालना है। तो छठा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है a+5d बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 13 दिया है। और यहाँ पे 12वां पद 25 दिया है। तो 12वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a+11d बराबर यहाँ पे 25 दिया है। अब आपको क्या करना है कि विलोपन विधि से सॉल्व करके यहाँ से आपको डी का मान निकाल लेना है। तो यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 लिख देते हैं और यहाँ पे समीकरण 2 लिख देते हैं। a+11d बराबर यहाँ पे 25। अब आपको क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस। यहाँ पे a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा, -6d बचेगा। और यहाँ पे देखिए 13 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा, -12 बचेगा। तो यहाँ पे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे आपको डी का मान निकालना है। तो 6 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा, 12/6 हो जाएगा। और 6 से 12 2 बार में कट जाएगा। तो डी का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है। ए ऑप्शन है 21%, बी ऑप्शन है 0.03%, सी ऑप्शन है 78%, डी ऑप्शन है 5%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो लगभग 21% पाया जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि हित चाहने वाला। ए ऑप्शन है समदर्शी, बी ऑप्शन है सर्वज्ञ, सी ऑप्शन है हितैषी, डी ऑप्शन है कृतधन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हित चाहने वाले को क्या कहते हैं, तो हितैषी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि भूकंप जिस स्थान पर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है भूकंप केंद्र, बी ऑप्शन है अधिकेंद्र, सी ऑप्शन है अनुकेंद्र, डी ऑप्शन है बाह्य केंद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप जिस स्थान पर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, इसे आपको
याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपको याद नहीं होगा, तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि ओजोन परत पाया जाता है। ए ऑप्शन है वायुमंडल के निचली सतह में, बी ऑप्शन है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, सी ऑप्शन है वायुमंडल के मध्य सतह में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।